हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम एट सिल्वर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज होंगे, वो आपके आने वाले जितने भी जेई एग्जामिनेशन हैं उसके लिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, चाहे वो पीवाईक्यू हो या खुद से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन, हम लोग लेके आ रहे हैं और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसके आसपास जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट हम लोग रिकॉल करवा रहे हैं। पर्पस बस इतना ही है कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएं और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो एग्जैक्टली मैच करे और आपसे सारा क्वेश्चन बन जाए। मेरा ब्रांच जो मैं कवर कर रहा हूं अभी वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सिविल के लिए अलग फैकल्टी है, मैकेनिकल के लिए अलग है, और चारों ब्रांच कवर किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और सिविल। तो हालांकि ये जो पेपर है ये कॉमन है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का, मेजरमेंट है। तो इस ये जो सेशन है मेजरमेंट का मेरा सेकंड क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक क्लास ले चुका हूं जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक एक हेल्दी डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस इज एडेड टू कॉइल सर्किट। किसके लिए आखिर हम स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस अगर लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? देखिए, पूरे मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट में एक जो एरर आता है वो एरर आता है टेम्परेचर एरर। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट वर्किंग मोड में होगा वो गर्म होगा, वो हीटअप होगा, और वो जैसे ही हीटअप होता है सो उसका बिहेवियर चेंज होगा, उसका रेसिस्टेंस चेंज होगा। जब किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस चेंज होता है तो कहीं ना कहीं जो वो मेजरमेंट कर रहा है उसका आउटपुट डेविएट करेगा। तो जो ट्रू वैल्यू आना चाहिए वो ट्रू वैल्यू नहीं आएगा, मेजर्ड वैल्यू जो होगा वो ट्रू वैल्यू से डेविएट कर जाएगा। कुल मिलाकर ये कहें कि एरर आने का चांसेस ज्यादा होगा। सो इस एरर को कंपनसेट किया जाए, जो टेम्परेचर की वजह से जो एरर आया है उसको मिनिमाइज किया जाए, उसको कंपनसेट किया जाए, उसके लिए ही हम स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। सो स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस का यूज करते हैं टू रिड्यूस टेम्परेचर एरर। क्लियर है? हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन द सर्किट shown in the given figure 3-phase supply is connected to स्टार कनेक्टेड लोड। 3 फेज है, ये पहला फेज है, ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है और ये तीसरा फेज है। और ये जो लोड कनेक्टेड है ये कैसा लोड है? आपका स्टार है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार। और चूंकि ये बैलेंस है, मतलब ये आर और ये आर सेम है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस 3 फेज स्टार नेटवर्क। और ये जो है, जो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल आपका ग्राउंड से कनेक्ट है। क्लियर है? इफ द एमीटर A1 A2 A3 रीड्स 12.5 एम्पियर, मतलब ये तीनों जो है वो 12.5 12.5 और 12.5 रीड कर रहा है। व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ अमीटर एन? इसका एन का सबको लगेगा यही कि इधर से करंट गया, इधर से करंट गया, इधर से करंट गया, और ये तीनों करंट ऐड ऑन होगा और ये करंट इसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। लेकिन ये एक गलतफहमी है। गलतफहमी क्यों है? कि ये भले ही ये अमीटर, ये वाला अमीटर और ये वाला अमीटर रीड कर रहा होगा, जो इसमें फेज करंट जा रहा होगा, जो भी लाइन करंट जा रहा होगा वो मेजर कर रहा होगा, लेकिन चूंकि ये एक 3 फेज बैलेंस स्टार नेटवर्क है, 3 फेज बैलेंस स्टार नेटवर्क है, सो आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि इन अ 3 फेज बैलेंस स्टार नेटवर्क आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी प्लस आई बी ये हमेशा आई एन के बराबर होता है। और ये हमेशा तीनों का वेक्टर सम, ये नॉर्मल सम नहीं है, वेक्टर सम, ये हमेशा 0 होता है। ये बात हमेशा ध्यान में होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है, ये कंसेप्ट है 3 फेज बैलेंस स्टार नेटवर्क। ठीक है? सो इसीलिए अगर आपसे बोला जाए तो आपको लगेगा, लिसन, आपको लगेगा कि क्या होगा, तो इस तीनों का वेक्टर सम हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। नहीं, इसका डी आंसर होगा। ठीक है?
डी कितना है, 0 है, बाकी कोई भी नहीं होगा। किसी को लगेगा कि सर 37.5 होना चाहिए, गलत, आपका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है, एन इंटीग्रेटिंग डिजिटल वोल्ट मीटर मेजर, है ना। देखिए, तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं हमेशा। जो पहला इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन टाइप। जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा है, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं वो होता है इंटीग्रेटिंग टाइप। कौन सा होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप। और जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, डिफ्लेक्शन है, इंटीग्रेटिंग है, और तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है रिकॉर्डिंग टाइप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एन इंटीग्रेटिंग डिजिटल वोल्ट मीटर मेजर। देखिए, बात डिजिटल की नहीं है, बात यहाँ पर किसकी है, इंटीग्रेटिंग की है। हम तीन ही इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं किसी भी मेजरमेंट प्रोसेस में। जो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है डिफ्लेक्शन टाइप। जो दूसरा होता है वो कहलाता है इंटीग्रेटिंग टाइप। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, रिकॉर्डिंग टाइप बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डिफ्लेक्शन टाइप, और कुछ जगह पे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ये अगर इंटीग्रेटिंग टाइप का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर लिया जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर, ये जो एनर्जी मीटर है वो इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है। बाकी सब जितने भी आपके वोल्ट मीटर ये जो पीएमएमसी हैं, ये जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है, ये सब के सब आपके डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। सो सवाल इंटीग्रेटिंग डिजिटल वोल्ट मीटर है। सो ये इंटीग्रेटिंग डिजिटल जो वोल्ट मीटर है, ये जो भी आपका वैल्यू रीड करता है, जो भी वैल्यू रीड करता है, ये वैल्यू हमेशा एवरेज पावर मेजर करता है। एनर्जी मीटर जो रीड करता है वो हमेशा एक एवरेज पावर रीड करता है। आपके घर में जो बिजली बिल आता है, घर में जो बिजली बिल आता है होगा, वो आपको अगर याद होगा तो वो 1 यूनिट का होता है। और 1 यूनिट कितना होता है, 1000 वाट। और ये जो 1000 वाट होता है ये हमेशा एक एवरेज पावर होता है। ठीक है, सो जो भी इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर है वो हमेशा एक ट्रू एवरेज वैल्यू मेजर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द स्केल ऑफ ए वोल्ट मीटर इज यूनिफॉर्म, इट्स टाइप इज। देखिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हो, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट हो, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, ये तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है। सो आप कैसे समझोगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसका जो स्केल है वो स्केल मतलब यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, स्केल यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमेशा होता है टीडी, टीसी किसके बराबर होता है, टीडी के बराबर होता है। और आमतौर पर जो टीसी होता है वो हमेशा एक कंट्रोलिंग टॉर्क ही होता है जो के थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और ये बराबर होता है किसके, टीडी के। एक बात तो ये क्लियर होगा। और जो टीडी होता है ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है मेजरांड, और जो मेजरांड होता है इंस्ट्रूमेंट में, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट में, वो आपके करंट के ही प्रोपोर्शनल होता है। अब कई बार क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के स्क्वायर के बराबर होगा। सो यहीं से पता चलता है कि वो लीनियर स्केल इंस्ट्रूमेंट है या फिर नॉन लीनियर स्केल इंस्ट्रूमेंट है, यूनिफॉर्म स्केल इंस्ट्रूमेंट है या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्केल इंस्ट्रूमेंट है। कहीं भी
अगर TD प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के, तो आप समझना कि ये एक यूनिफॉर्म स्केल इंस्ट्रूमेंट है, और जो यूनिफॉर्म स्केल इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो कहलाता है PMMC। क्या होता है? PMMC। और अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर की या फिर MI टाइप इंस्ट्रूमेंट की, सो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट में TD प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के, और इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में जो TD प्रोपोर्शनल होता है वो होता है I1 इंटू I2 के। जो I1 होता है पहले क्वाइल, और I2 जो होता है वो दूसरा कॉइल, करंट क्वाइल और प्रेशर क्वाइल होता है। सो I1 और I2 के प्रोडक्ट दोनों अगर वैल्यू बराबर हो जाएगा, दोनों वैल्यू अगर बराबर हो जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा I स्क्वायर के। सो ये भी होगा नॉन यूनिफॉर्म, ये भी होगा नॉन यूनिफॉर्म, और ये होगा यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिफॉर्म है, सो यूनिफॉर्म हमेशा किसका होगा? तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है वायर वाउंड रेसिस्टर्स आर अनसूटेबल फॉर यूज एट हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज। देखिए, ये जो वायर वाउंड रेसिस्टर है, सबसे पहले मैं जरा बता दूं कि जो वायर वाउंड रेजिस्टर होता है, इस रेजिस्टर का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे वायर वाउंड रेसिस्टेंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? वो होता ये है कि लो फ्रीक्वेंसी पे तो वो सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर के जैसा शो करेगा, लेकिन जैसे ही इस वायर वाउंड रेसिस्टर को हम हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं, ठीक है, सो ये दो बिहेवियर इसमें ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। वो ये कि इसके सीरीज में इंडक्टेंस बिहेवियर शो होने लगता है, और इसके पैरेलल में कैपेसिटेंस बिहेवियर शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसीलिए हम लोग अलग से वाइंडिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना, जिसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके का वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें एक नाम बहुत फेमस है, डेट इज कॉल्ड विफलार वाइंडिंग, है ना। सो ये बिहेवियर होना शुरू हो जाता है, इसी वजह से एरर आना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या है? वायर वाउंड रेसिस्टर आर अनसूटेबल फॉर यूज एट फ्रीक्वेंसी बिकॉज दे आर लाइकली टू मेल्ट। ऐसी बात नहीं है, दे एग्जिबिट अनवांटेड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट। यस, ये अनवांटेड इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से ही वायर वाउंड जो रेसिस्टर होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पे सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 35 volt a 35 volt DC supply is connected across combined resistance of 600 ohm and unknown resistance of R ohm in series। क्या बोल रहा है? a 35 volt DC supply is connected across combined resistance। so combined resistance क्या है? so एक रेसिस्टेंस ऐसा है, एक रेसिस्टेंस ऐसा है, और इसके अक्रॉस लगाया गया है 36 वोल्ट का सप्लाई लगाया गया है। ये आपका एक अननोन रेसिस्टेंस है, और ये आपका एक 600 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, इफ ए वोल्ट मीटर हैव ए रेसिस्टेंस ऑफ 1.2 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 600 ओम रेसिस्टर। बोला जा रहा है कि इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। ओके, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है जिसके पास रेसिस्टेंस कितना है? 1.2 किलो ओम का है। ठीक है, एंड रीड अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टेंस एंड रीड 5 ओम। ये क्या रीड कर रहा है? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 ओम? नहीं, ये आपका होगा 5 वोल्ट होगा। 5 वोल्ट आपका रीड कर रहा है। ये वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है? 5 वोल्ट रीड कर रहा है। सो क्वेश्चन में कह रहा है आर इक्वल टू व्हाट। अब एक देखिए, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर का कंसेप्ट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? लोडिंग इफेक्ट। ये लोडिंग इफेक्ट कहता है कि जब भी हम वोल्ट मीटर को किसी भी लोड के क्रॉस लगाते हैं, सो वो लोड रेसिस्टेंस का इफेक्टिव रेसिस्टेंस चेंज कर देता है। मतलब ये जो आपका वोल्ट मीटर है, ये 600 ओम रीड नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि लोडिंग इफेक्ट की वजह से तो क्या रीड कर रहा है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर अपने अक्रॉस कितने ओम रेसिस्टेंस को देख रहा है। सो लोडिंग इफेक्ट आ जाता है 1.2 किलो ओम इस 6 ओम के पैरेलल में हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कि इस दोनों का हमें निकालना होगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है, इसको ही बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। सो जब भी किसी वोल्ट मीटर को हम किसी भी रेसिस्टेंस के क्रॉस लगाते हैं, सो इफेक्टिव लोड रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो चेंज कितना हो जाएगा, नया इफेक्टिव लोड रेसिस्टेंस कितना होगा, सो ये हो जाएगा 600 ओम पैरेलल 1.2 किलो ओम। तो इसको हम कर देते हैं 1200 ओम, ठीक है। सो यहां से इफेक्टिव रेसिस्टेंस हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, 600 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 600 प्लस 1200, तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है। सो ये से 2 शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18 और ये हो गया 3 चौका 12। सो यहाँ पे हो गया 100 बचा और यहाँ पे 4 बचा। सो ये आपका हो जाएगा 400 ओम। देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं है। 600 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 12 6 1800, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो गया, 6 तिया 18 3 चौका 12, ठीक है। तो यहाँ बचा 100, यहाँ बचा 4। सो हमारा 400 ओम हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकल के आ गया। मतलब ये कि जब यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हमारा 600 ना होके हमारा 400 ओम हो गया। ये बात क्लियर हो गई है ना। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे वोल्ट मीटर को 600 नहीं, यहाँ पे अब 400 दिख रहा है, 400 दिख रहा है। और यहाँ पे हम कितना लगा है, तो हम लगा है यहाँ पे 35 वोल्ट, यहाँ पे 35 वोल्ट लगा है। और इसके अक्रॉस कितना वोल्ट ये रीड कर रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 5 वोल्ट रीड कर रहा है। तो जरा बताइए, जब 5 वोल्ट अगर रीड कर रहा है तो जरा बताइए इसके अक्रॉस कितना करंट जाएगा। ये करंट तो हम बस आसानी से निकाल सकते हैं। सो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। सो ये हो जाएगा V बाई आर, इतना एम्पियर आपका यहां से फ्लो होगा। क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये जब अगर 5 वोल्ट है, ये अगर आपका 5 वोल्ट है, तो जरा बताएंगे ये कितना हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, 30 वोल्ट हो जाएगा। तो सर ये दोनों चूंकि सीरीज में है, सो यहां से 5/400 एम्पियर करंट फ्लो होगा और 30 वोल्ट इसको दिख रहा होगा। सो ये आर कितना हो जाएगा, तो आर हो जाएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस करंट। सो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, तो 30, और इसके क्रॉस करंट कितना है, तो 5 डिवाइडेड बाई 400, तो 400 आपका ऊपर चला जाएगा। सो ये हो गया 30। सो ये हो गया 6 चौक 2400। सो 2400 ओम रेसिस्टेंस आपका होगा, मतलब 2.4 किलो ओम रेसिस्टेंस होगा। यही है, ये क्वेश्चन में बस आपको यही समझाने के लिए बोल रहा है कि डू यू नो अबाउट लोडिंग इफेक्ट और नॉट। आपको लोडिंग इफेक्ट का क्वेश्चन समझ में आता है या फिर नहीं आता है। कब लोडिंग इफेक्ट यूज करते हैं, सो याद रखिएगा, लोडिंग इफेक्ट तभी यूज करते हैं जब किसी भी रेसिस्टर के एक क्रॉस हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, सो एक हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाले हैं, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस 400 आया है। फिर हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए हैं जो कि वो रीड कर रहा है, तो उसके एक और क्रॉस करंट निकाले हैं, वही करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पता है और इस रेसिस्टर के क्रॉस करंट पता है, हम बड़े आसानी से निकाल लिए। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ए रेसिस्टेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर अमीटर मेथड। देखिए, रेसिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है, बहुत तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें से एक मेथड होता है वोल्ट मीटर और अमीटर मेथड। और वोल्ट रेसिस्टेंस की भी कैटेगरी अलग अलग होती है। 3 कैटेगरी होती है, लो रेसिस्टेंस मेजरमेंट, मीडियम रेसिस्टेंस मेजरमेंट और हाई वैल्यू रेसिस्टेंस मेजरमेंट।
लो वैल्यू रेसिस्टेंस और मीडियम वैल्यू रेसिस्टेंस में जो एक कॉमन मेथड है जिसको कि हम लोग बोलते हैं V बाई आई मेथड, और हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस में एक मेगर है, उस मेगर से हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, सो क्या होता है वोल्ट मीटर और ओमीटर मेथड में? सो अगर हमको एक रेसिस्टेंस को मेजर करना है, अगर मुझे एक रेसिस्टेंस को मेजर करना है, सो एक बात याद रखिएगा, हमेशा हम लोग ओमीटर हमेशा हम लोग अमीटर सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर हम लोग हमेशा इसके पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, सो ये एक बेसिक सा अरेंजमेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वोल्ट मीटर और अमीटर मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 50 वोल्ट ऑन 100 वोल्ट स्केल एंड अमीटर रीडिंग इज 50 मिली एम्पियर। मतलब ये जो वोल्ट मीटर है ये रीड कितना कर रहा है? 50 वोल्ट रीड कर रहा है, जबकि जो अमीटर है ये अमीटर आपका 50 मिली एम्पियर रीड कर रहा है। ठीक है, बोथ हैव एरर ऑफ 2%, दोनों के पास एरर कितना है? 2% है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू? जरा बताएंगे इसका, जरा मेजर्ड वैल्यू आपका कितना होगा? ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, जो आर है वो आर कितना होगा? तो आर होगा हमारा V बाई आई। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे V कितना मेजर कर रहा है? 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, और जो आई है वो आई कितना है? सो 50 मिली एम्पियर। तो 50 मिली एम्पियर, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि जो आपका आर निकल के आएगा वो आर निकल के आ जाएगा 1 किलो ओम निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बात का ये ध्यान रहे कि ये जो आर है, लिसन, ये जो आर है ये क्या होगा? दो तरीके के वैल्यू होते हैं, एक आपका मेजर्ड वैल्यू होता है और एक आपका ट्रू वैल्यू होता है। मेजर्ड वैल्यू होता है और आपका एक ट्रू वैल्यू होता है। सो ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू हमेशा ये वैल्यू हमेशा कौन सा होगा? ट्रू वैल्यू होगा। लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू होगा, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू होगा, वो मेजर्ड वैल्यू होगा हमेशा एरर की वजह से। ठीक है, तो एक इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ गया कि ये जो 50 वोल्ट रीड कर रहा है, ये जो 50 वोल्ट रीड कर रहा है, इसमें एरर का चांसेस रहा होगा, और ये जो 50 मिली एम्पियर रीड कर रहा है इसमें भी आपका एरर का चांस रहा होगा। और क्वेश्चन कर रहा है कि बोथ हैव एरर ऑफ 2% का एरर होता है। देखिएगा, जब भी ये एरर जो गिवन होता है, ये एरर हमेशा फुल स्केल पे एरर होता है। कितना होता है? मतलब अगर 100 वोल्ट एरर रीड करेगा तो 2 वोल्ट का आपका एरर आने का चांसेस है, या तो 98 होगा या तो 102 होगा। इसका मतलब ये 50 वोल्ट अगर रीड कर रहा होगा तो ये 2% का एरर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज का रेंज होगा वो 49 से लेके 51 होगा। ठीक है, उसी तरीके से जो करंट होगा, उस करंट में भी 2% का एरर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये या तो 49 मिली एम्पियर, सो ये वोल्ट का रेंज होगा, और ये 51 आपका मिली एम्पियर का आपका रेंज होगा। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन में व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन में ना मिस्टेक लिखा हुआ है। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर तो यही आ गया, यही हमारा क्या है? ट्रू वैल्यू है। कोई बात नहीं, हम जरा मेजर्ड वैल्यू की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो रेसिस्टेंस का जो रेंज होगा, जो ये रीड करेगा, वो रीड कहाँ से कहाँ तक करेगा? सो इसका जो रीड होगा V बाई आई, तो ये आपका 49 बाई 49 से लेके 51 डिवाइडेड बाई 51, ये वाला आपका रेंज होगा, किलो ओम का रेंज होगा। यस और नो? तो दोनों के केस में अगर आप देखोगे, सो यहाँ भी 1 किलो ओम का ही रेंज होगा, और यहाँ भी आपका 1 किलो ओम का ही रेंज होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब बोलोगे सर 49/51 भी तो हो सकता है, या तो सर 51/49 भी तो हो सकता है, कि मैंने एक लिमिटिंग केस ले लिया है। ठीक है, सो हालांकि इस क्वेश्चन में उतना हमें जाने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। अगर ये वाला अगर कंसेप्ट पूछा होता ना, तो इसमें डाटा कुछ और चेंजेस किया होता। ठीक है, सो ट्रू वैल्यू कितना है इसका? सीधा सा डी आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? assertion in general moving iron voltmeter are less accurate than those of dynamometer. बात एकदम सही है, ठीक है। जितने भी जो अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो पीएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, उससे एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होता है किसका? मूविंग आयरन का, क्योंकि मूविंग आयरन वोल्टमीटर बहुत सारे लॉसेस से होके गुजरता है, जिसमें ईडी करंट लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है। ये सब दो मेजर मेजर लॉसेस होते हैं आपके एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन इलेक्ट्रोडायनमोमीटर में ये जो हिस्टेरिसिस एरर और एडी करंट एरर है, इसका चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनमोमीटर में हम लोग एयर कोर्ड कॉइल यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट सही है। मूविंग आयरन वोल्टमीटर ऑफन यूज एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब देखिए ये जो एक्यूरेसी है, इस एक्यूरेसी का एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम वहां यूज करते हैं जहां पे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, उस डिफ्लेक्शन टॉर्क का वैल्यू कम होता है। पीएमसी में चूंकि इंटरनल हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनल टॉर्क होता है, वो टॉर्क डेवलप जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से हम लोग वहां पे ईडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। तो जहां भी आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क वीक होता है, वहां पे हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का ये जो कंसेप्ट है, रिलेशन है, ये टॉर्क से है, ना कि ये एक्यूरेसी से, एरर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है। सो B is the answer. Both A and R are individually true, and R is not correct explanation of A. So B is the correct answer. Next question. Question है, in the figure shown below, A1, A2 and A3 are ideal ammeter. ठीक है, A1, A2, A3 क्या है? आपके आइडियल अमीटर हैं। सो कह रहा है A2 और A3 कितना रीड कर रहा है? 4। सो ये 4 एम्पियर रीड कर रहा है और ये 5 एम्पियर रीड कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ A1? ठीक है, कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर A1 क्या होगा सर, 4 + 5 = 9। सर सी इज द आंसर। गलत, सी इसका आंसर नहीं होगा। एक बात ध्यान रहे, ठीक है, एक बात ध्यान रहे कि ये आपका AC है, ये आपका क्या है? AC है, ये AC है। AC के केस में नॉर्मल सम हम कभी अप्लाई करते ही नहीं है, हमेशा वेक्टर सम होता है। तो जो वेक्टर सम होगा A3, ये हमेशा वेक्टर सम होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो ये हो गया 16 और ये हो गया आपका 25, ठीक है। ये √41 क्या, ठीक है। अब यहां पर क्या है? 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 9 एम्पियर, ठीक है। A2 एंड A3, अच्छा A2 एंड A3 है ना, एक मिनट, A2 एंड A3 का बोल रहा है, हम गलत लिख दिए। A2 एंड A3 का लिखा हुआ है A2 कितना है? 4 है। A2 4 है और ये वाला कौन है? A3 है, ये वाला आपका 5 है। तो आपको A1 का निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है, A3 का निकाल, अच्छी बात है। सो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो A3 का स्क्वायर होगा, ये A2 का स्क्वायर होगा प्लस A1 का स्क्वायर होगा। ये मैंने वेक्टर सम लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो A1 का स्क्वायर होगा, ये A3 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे जो A1 होगा वो A3 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर होगा। सर आपने ये कहाँ से लिखा? सर ये हमने वेक्टर सम किया है। क्या किया है? वेक्टर सम का हमने रिजल्टेंट किया है। सिंपल सा AC में कंसेप्ट है वेक्टर सम,
ठीक है। तो क्या आया, ये आया 5 का स्क्वायर तो ये 25, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 9, इसका मतलब 3 एम्पियर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिक क्वेश्चन था। बस आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ टू two 300 volt full scale voltmeter V1 and V2 have sensitivity of 100 kilo ohm per volt and 150 kilo ohm per volt respectively are connected in series to measure 50 volt, then बोल रहा है कि इसका और इसका रीडिंग क्या होगा। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी। सो वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी को हम लोग बोलते हैं एसभी, तो इसका SB1 और इसका SB2। सो इसका वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी गिवन है 100 किलो ओम पर वोल्ट, और इसका गिवन है 150 किलो ओम पर वोल्ट। देखिए वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी ये बताता है कि हाउ मच मिनिमम करंट रिक्वायर्ड फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। सो यहां से हम इसका IM1 निकाल सकते हैं, और यहां से हम लोग इसका IM2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब इसका IM1 निकालोगे, जब इसका IM1 निकालोगे तो ये निकल के आएगा कितना, सो 1 अपॉन, जितना याद रखिएगा वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी कितना होता है, 1 अपॉन IM होता है। कितना होता है, 1 अपॉन IM। सो 1 अपॉन 100 किलो ओम पर वोल्ट होगा, और इसका निकालोगे सो 1 अपॉन 150 किलो ओम पर वोल्ट होगा। सो यहाँ से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो कि ये 0.01 मिली एम्पियर होगा, और ये हो जाएगा आपका 0.006 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये तो निकल गया। सो ये जो निकला ये क्या बताया, ये निकला वो ये बताया कि 0.01 मिली एम्पियर देंगे तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेगा, मतलब ये 300 बताएगा, 300 बताएगा। ये बोल रहा है कि जब हम 0.006 देंगे तो ये 300 रीड करेगा। इतना देंगे तो 300 करेगा, इतना देंगे तो 300 करेगा। हमको क्या पता है कि हम कितना दे रहे हैं, है ना। हमको ये बात तो पहले पता होना चाहिए कि आखिर में हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं। जब तक यहाँ का पता ना चले, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अभी तक हम लोग बस ये निकाले कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इतना देंगे तो 300 देगा, इतना देंगे तो 300 होगा। लेकिन हमको ये तो पता रहे कि हम दे कितना रहे हैं। क्लियर है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, रेसिस्टेंस निकालना होगा। सो यदि हम इसका R1 निकालें, इसका यदि हम R1 निकालें तो रेसिस्टेंस, इसका वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी कितना गिवन है, 100 किलो ओम पर वोल्ट गिवन है, और मुझे फुल स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका रेसिस्टेंस निकल जाएगा। सो यहां से निकला तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा मेगा ओम, 30 मेगा ओम का हो जाएगा। किलो, किलो मतलब 10⁻3, तो 3 4 5 6, एक शून्य का मतलब 30। ठीक है, R2, R2 कितना है, 150 किलो ओम पर वोल्ट, 300 रेंज पे निकालना है, तो इसका जो आ जाएगा तो 15 या 45। ठीक है, सो ये हो जाएगा 45 मेगा ओम। सो हमें ये बात पता चल चुका है कि इसका जो रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस 30 मेगा ओम है, और इसका रेसिस्टेंस हमारा 45 मेगा ओम है। बस इतना निकल गया, मेरे लिए बहुत है। जब जब मुझे इसका 30 मेगा ओम पता चल चुका है और ये सप्लाई कितना दे रहे हैं, सो इसके क्रॉस वोल्टेज तो निकल ही जाएगा ना, बाय यूजिंग द वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से जो V1 कितना रीड करेगा वो क्या होगा, 5 वोल्ट मेन सप्लाई इनटू सेम रेसिस्टेंस। सो सेम रेसिस्टेंस कितना, 50 मेगा ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, तो ये 30 प्लस 45 मेगा ओम, ये सब क्या है, मेगा ओम, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो यहां से फिर ये निकल के आ जाएगा 500 इंटू 30 प्लस ये निकल जाएगा आपका 75। ठीक है,
सो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 15 पचे 75, ठीक है, और 5 छका 30, ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं। V1 इजकल टू 500 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। तो अगर हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, ठीक है। अच्छा, ये तो सीधा दो हो ही रहा है ना, 15 दूना 30, सो ये निकल के आ जाएगा 200 वोल्ट। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में नहीं रहता है, ठीक है। कई बार होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, 2 + 2 कितना 5, पता ही नहीं चलता कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 200 हमारा निकल गया। तो जब हमारा एक निकल गया 200, तो बचा कितना 300। तो V2 कितना रीड करेगा, तो V2 रीड करेगा 300, ठीक है। सो V1 में 200 कहाँ है, V1 में 200 यहाँ है, V1 200 और V2 कितना 300, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन निकल गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका हमको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हैज 10 ओम रेसिस्टेंस। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के पास कितना रेसिस्टेंस है, 10 ओम है, एंड गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट कैरिंग 50 मिली एम्पियर। इट कैन बी यूज्ड टू मेजर 750 वोल्ट बाय यूजिंग ए रेसिस्टेंस ओम। अब एक बात बताइए, इसका जो मीटर रेसिस्टेंस है, इसका जो मीटर रेसिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम है, एंड गिव ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये इसका जो Im है वो Im कितना है, 50 मिली एम्पियर है। इसका मतलब ये कि ये मैक्सिमम कितना रीड करेगा, तो V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर, तो ये 500 मिली वोल्ट रीड करेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको रीड करवाना है कितना तक, 750 तक इसके रेंज को एक्सटेंड कराना है। 750 तक रेंज को एक्सटेंड कराना है तो हमको क्या करना होगा। सो याद रखिएगा, किसी भी वोल्ट मीटर के रेंज को यदि मुझे एक्सटेंड कराना है, ये अगर एक वोल्ट मीटर है, ये अगर एक वोल्ट मीटर है जो रीड कर रहा है V वोल्ट, और ये आपको नया वोल्ट मीटर रीड करवाना है, तो आपको एक सीरीज में रेसिस्टेंस लगाते हैं, सीरीज रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो Rm अपॉन M-1 होता है, जहाँ की M कितना होता है, इसको बोलते हैं वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो ये होता है V/Vm, ठीक है। तो सर यहाँ से Rs निकालेंगे तो Rs कितना 10 इंटू V/Vm। सो ये हो गया 750 और ये हो गया आपका 500 मिली वोल्ट -1, ठीक है। सो यहाँ से ये Rs निकल के आ गया 10, सो ये निकल के आ गया 750 इंटू मिली का मतलब ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई आपका हो गया ये 500। सो ये एक शून्य से ये खत्म और इससे ये एक खत्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 को ये 20 से, ठीक है। ठीक है, तो 75, अच्छा ये -1 एक और है, तो ये हो गया 75, 75 दूना 150, तो ये हो गया 10 इंटू, ये हो गया 150 -1, तो ये हो गया 149 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1490 ओम, 1490 ओम, 14, अच्छा है ये 1499, सॉरी 1499, तो 1499 कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है इन इन इडी करंट डैम्पिंग सिस्टम द डिस्क एम्प्लॉयड शुड बी। देखिए जो इडी करंट डैम्पिंग होता है वो इडी करंट डैम्पिंग में डिस्क कैसा होना चाहिए। देखिए इडी करंट डैम्पिंग में एक प्रॉपर्टी है, जब भी हम लोग लॉस की बात करते हैं, इडी करंट लॉस है ना, हिस्टेरेसिस लॉस की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बात दिमाग में होना चाहिए कि जब भी ईडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं, जो डिस्क होना चाहिए वो हमेशा कंडक्टिंग इन नेचर होना चाहिए और वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, और इसीलिए हमेशा उसको या तो एल्युमिनियम से या तो कॉपर से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सो ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम में जो डिस्क लगेगा वो हमेशा कंडक्टिंग नेचर होगा और नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। सो बी इसका सीधा सा आंसर होगा। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी याद कीजिएगा। Question number 33. An analog voltmeter has sensitivity of 10 किलो ओम पर वोल्ट है। एनालॉग वोल्टमीटर जिसकी सेंसिटिविटी 10 किलो ओम पर वोल्ट है, एस भी 10 किलो ओम पर वोल्ट है। द गैल्वेनोमीटर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट विल प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस कितना करंट ये प्रोड्यूस करेगा, तो अभी अभी सिखाया हूं कितना होगा 1/SB। तो सर ये हो जाएगा 1/10 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर, सीधा सा आंसर, ठीक है। सो यहां से अच्छा 1/10 किलो, किलो हो जाएगा तो कौन सा मिली, ठीक है, मिली। अब मिली वाला तो आपका कहीं है ही नहीं, जब मिली वाला कहीं नहीं है तो हम लोग देखेंगे जरा माइक्रो, इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और माइक्रो, माइक्रो का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 का मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1, 0.1 इंटू 10⁻⁻3 लिख सकते हैं, तो ये चला जाएगा मिली। सो डी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी होता है कि जो आपका ऑप्शन आता है वो आंसर आता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो थोड़ा सा ऑप्शन को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए 0.1 एम्पियर अमीटर हैज रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ये क्वेश्चन में गिवन है आई एम कितना है 0.1 एम्पियर, हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ, तो इसका जो आर एम है वो 10 ओम है, इज टू कन्वर्टेड टू ए 1 एम्पियर अमीटर बाय शंट रेसिस्टेंस। इसके रेंज को बढ़ाया गया और रेंज कितना कर दिया गया 1 एम्पियर। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट शंट रेसिस्टेंस। सो आपको हम शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू सिखा चुके हैं, ये होता है आर एम अपॉन M-1, जहाँ की m कितना होता है I/IM होता है। सो आर एम इस क्वेश्चन में 10 है, और जो हमारा I है वो 1 है, और जो IM है ये 0.1 है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1 का मतलब ये हो जाएगा 10, 10 में से एक गया तो 9 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 10/9 आ जाएगा। 10/9 का मतलब ये हो गया C 1.1 ओम आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, for a given frequency the deflecting torque of an induction ammeter is directly proportional to, for the given frequency the deflecting torque of induction ammeter is directly proportional to। so याद रखिएगा जो भी आपका इंडक्शन अमीटर होता है, जैसे एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उस एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है ये प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, ठीक है। सो सीधा सा आंसर होगा करंट का स्क्वायर, यहाँ पे करंट का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब करंट का स्क्वायर। सो इंडक्शन अमीटर है, याद रखिएगा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में लीनियर स्केल होता है, बाकी आप अगर हम एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट पीएमसी में लीनियर होता है, बाकी एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में और इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में करंट का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। The basic principle of D. R. Sonwell instrument is the same as the principle of
देखिए, डी आर्सोनवल इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो करंट के किसी न किसी इफेक्ट पर ही काम करते हैं। जैसे करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, करंट का इंडक्शन इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। सो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, और डी आर्सोनवल इंस्ट्रूमेंट भी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के वर्किंग प्रिंसिपल पर ही काम करता है। सो इसका आंसर होगा पीएमएमसी। नेक्स्ट है द डैम्पिंग टॉर्क इन ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। द डैम्पिंग टॉर्क इन ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए, तीन तरीके के डैम्पिंग होते हैं किसी भी सिस्टम में, इंस्ट्रूमेंट में। तीन तरीके के डैम्पिंग ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ईडी करंट डैम्पिंग, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। दूसरा होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। और एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। सो यहाँ पे ईडी करंट डैम्पिंग होगा, सीधा सा आंसर है 37 का ए आंसर। 38 क्या कहता है? द डिफ्लेक्शन एक्सप्रेशन थीटा प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर डीसी बाई डी थीटा। देखिए, ये जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है, ये जो आपका थीटा प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर डीसी बाई डी थीटा, ये एक ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में हम चेंज इन कैपेसिटेंस से हम मेजरमेंट करते हैं। सो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का ये वर्किंग प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट से हम लोग हाई वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन द कैपेसिटेंस, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा है। नो ईडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस अकर इन। नो ईडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस। देखिए, हिस्टेरिसिस और ईडी करंट वहां पे नहीं होता है जहां पे हम जो कॉइल का इस्तेमाल करेंगे वो एयर कोड कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में भी ईडी करंट और हिस्टेरिसिस बहुत ही कम होता है, लेकिन होता है क्योंकि वहां पे हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट की बात, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर में लगभग आपके नो ईडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं। सो 39 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। किसी भी वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अभी अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन किए हैं। वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर के सीरीज में लगाते हैं और उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत अधिक होना चाहिए। अमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए उसके पैरेलल में, उसके शंट में रेसिस्टेंस का वैल्यू लगाते हैं जिसका वैल्यू बहुत ही कम होना चाहिए। सो सीरीज में होना चाहिए और अधिक होना चाहिए, हाई और सीरीज। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट का सेकंड सेशन, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं। किसी भी टाइप का कोई अगर आपको इशू हो, अगर लगता है कि कुछ डिस्कशन में कमी रह गया है, सर 2-3 स्टेप में और जरा डिस्कशन कराइए, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। डेफिनेटली हम लोग अगले सेशन से हम लोग डिस्कशन को और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू।